हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स टॉपिक वन बाय वन। हर एक टॉपिक पे जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो हमारे जीके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यू हैव टू टेल कि इसमें से जो कौन सा पेयर है दैट इज करेक्ट और कौन सा इसमें नहीं है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो यहाँ कहा गया है कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो सबको पता है, अगर जिसने अच्छे से अकाउंट्स पढ़ा है, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा कौन सा अकाउंट होता है, दैट इज अवर पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल होती है ना, वो ओनर का क्लेम होता है अगेंस्ट द बिजनेस। देखो, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, ठीक है, तो वो मेरा है, तो मतलब दैट मीन्स वो पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे थर्ड इज इनकरेक्ट। सेकेंड है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। तो वो यहाँ पे कहा गया है कि ये रियल अकाउंट है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? क्योंकि बैंक जो है ना, ये एक आर्टिफिशियल एंटिटी है, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे हम इसको, ये रियल अकाउंट जो है वो नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब कॉमन ट्रैप आपके लिए क्या हो सकता है कि स्टूडेंट सोच सकते हैं कि जो कैश और बैंक अकाउंट होता है वो रियल होता है, तो इसीलिए जो है जो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है उसको भी रियल मान लिया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो बैंक ऑफ इंडिया है ये एक इंस्टीट्यूशन है, दैट्स वाई ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट नहीं है। थर्ड इसमें है आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट है, दैट इज करेक्ट, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है किसको? पर्सन को, ठीक है, टू हुम द रेंट इज ओड। ठीक है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द एक्सपेंस इटसेल्फ, रादर जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है जो शो करता है कि हमने अभी किसका रेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1 ओनली। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्टली रिकॉर्डेड। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी एंट्री जो है वो बिल्कुल सही रिकॉर्डेड है। देखो, सबसे पहले मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, हमें पता है ना गोल्डन रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मशीनरी खरीदी, मशीनरी दैट मीन्स इट कम्स इन, और गया क्या? कैश। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट किया मशीनरी को, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट कर दिया कैश को। तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट, कि हमने गुड्स बेचे किसको? मिस्टर एक्स को क्रेडिट पे बेचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेल्स को क्रेडिट करना है और मिस्टर एक्स को हमने क्या करना है? डेबिट करना है, तो दिस इज रॉन्ग। नाउ रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, रेंट पे कर रहे हो, आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पे डेबिट किया है रेंट को, दिस इज करेक्ट। अब क्रेडिट किसको करेंगे? लैंडलॉर्ड को नहीं। क्यों? क्योंकि आपने रेंट पे किया है, लेकिन आपने किस में पे किया है? कैश में किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट रेंट एंड क्रेडिट द कैश। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट आप किस में पे कर रहे हो? कैश में पे कर रहे हो, तो डेबिट होगा हमारा रेंट और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैश। नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा है रिसीव्ड कमीशन। डेबिट करेंगे कमीशन रिसीव्ड को और हम क्रेडिट करेंगे कैश को। देखो, जो कमीशन रिसीव्ड है ये क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। जितनी भी हमारी इनकम्स है उनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा डेबिट द कैश एंड क्रेडिट करेंगे किसको? कमीशन रिसीव्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री उल्टी दी हुई है, तो इस केस में जो आंसर जो हमारी सही एंट्री थी दैट इज फर्स्ट ओनली। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, की हमने बात करनी है कि इसमें इसकी लिमिटेशन कौन सी नहीं है। देखो, सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट है क्या? ये जिसने अकाउंट्स अच्छे से पढ़ा उनको पता होगा कि सिंपली जो है ये स्ट्रिक्टली डिक्टेट करता है कि जो एसेट्स हैं, जो भी हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो उनकी ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी थी तो मुझे उसको 1 लाख का ही रिकॉर्ड करना है, नॉट कि आज के टाइम पे वो कितने की मार्केट में बिकेगी, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन भी होगा, उसकी वैल्यू कम हो गई होगी। आज के टाइम पे वो 80,000 की मार्केट में बिकेगी, लेकिन मैंने खरीदी कितने में थी? 1 लाख में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि जितने की मशीन खरीदी है आपको उतने की ही जो है वो शो करनी है। दिस इज अवर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है। देखो,
इट इग्नोर्स द चेंजेस इन द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। बिल्कुल, ये तो सही है ना, ये इसकी लिमिटेशन ही है। आज के टाइम पे मैं कितने की बेच रही हूँ, तो ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो दिस इज करेक्ट। नाउ इट मेक्स डिफिकल्ट, ठीक है, टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द टू फर्म्स एक्वायर्ड इन द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। सपोज ये मेरी दो फर्म्स है, एक मैंने 2012 में शुरू की थी, एक मैंने 2015 में शुरू की थी, 3 साल का गैप आ गया। इस टाइम मैंने एक मशीनरी 1 लाख में खरीदी और इस टाइम पे उस मशीनरी की वैल्यू जो है 1.20 लाख हो गई थी। तो यहाँ पे इनको कंपेयर करने में जो है डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। दो फर्म्स को कंपेयर करना जो अलग अलग टाइम पीरियड में स्टार्ट हुई हैं, उनका कंपैरिजन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा उनको कंपेयर करना। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे उनकी वैल्यू आज के टाइम पे हमें देखना चाहिए ना। देखो, अगर आज के टाइम पे हम वैल्यू लेते ना, फिर भी कंपेयर कर सकते थे, बट पुराने टाइम पे लिए तो कंपैरिजन करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन। नाउ इट रिकॉर्ड्स द एसेट्स एट देयर रियलाइजेबल वैल्यू विच इंट्रोड्यूसेस सब्जेक्टिविटी। दिस इज रॉन्ग। हमने देखा ना कि एसेट्स को रियलाइज्ड वैल्यू पे नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, रादर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट। तो ये इसकी लिमिटेशन एक नहीं है। तो आंसर इज सी। फोर्थ भी देख लेते हैं। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स लाइक ब्रांड वैल्यू। बिल्कुल, सपोज आपकी एक मशीनरी थी और वो इतना अच्छा काम आपको करके दे रही है, आपने कोई अपनी ये फैक्ट्री खोली, ठीक है। आज उस टाइम पे ये फैक्ट्री आपने 1 लाख रुपए की खोली थी, ठीक है। आज इसकी ब्रांड वैल्यू 10 लाख हो गई है। क्यों? क्योंकि अब इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मैन्युफैक्चर कर रही है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स ला रही है, तो इसकी ब्रांड वैल्यू एक जनरेट हुई है। इस चीज़ को भी जो है ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट जो है ये इग्नोर करता है, एंड दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन। तो यहाँ पे आंसर जो है दैट इज सी। अब सी जो है ये मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डुअल इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब हमने यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट की बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे कि बात क्या की गई है कि गुड्स वर्थ 10,000 जो है दे वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया है क्लेम फॉर फुल अमाउंट कि 10,000 की गुड्स जो है फायर की वजह से नुकसान हो गया उनका, और इंश्योरेंस कंपनी ने इस चीज़ को माना है और आपको 10,000 देने के लिए वो तैयार है। अब इसमें डुअल इफेक्ट कौन कौन सी एंट्री में होगा? देखो, डिक्रीज इन इन्वेंट्री एंड डिक्रीज इन कैपिटल, ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री एंड इंक्रीज इन एसेट, बिल्कुल हमारा लॉस, जब हमारा लॉस हुआ तो हमारी इन्वेंट्री क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, बट इससे क्या हुआ? हमारी एसेट बढ़ गई ना। क्यों? क्योंकि हमें 10,000 इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है? दे रही है, और उसने बोला है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। तो दिस इज करेक्ट। नाउ इंक्रीज इन लॉस, ठीक है, लॉस तो बढ़ा हमारा, प्लस उसके साथ साथ क्या हुआ? इंक्रीज इन एसेट, अगेन इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिला। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बोथ बी एंड सी। यहाँ पे कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक साइड से अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरी साइड से हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी दे रही है, तो यहाँ पे जो कैपिटल है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आंसर इज बी सी, दैट इज डी। ओके, now the next question is consider the following statements regarding the trial balance। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है? it checks the arithmetical accuracy of the ledger postings, बिल्कुल सही है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस की जो सबसे खास बात है। then it is a conclusive proof that no errors have been made in the books, this is wrong। हम पढ़ते हैं ना कि errors in the trial balance, और कुछ एरर्स हमने ऐसे भी पढ़े हैं जिसकी वजह से भी जो है, मतलब कुछ एरर्स ऐसे हैं जिसकी वजह, जिनको अगर हम ना भी ढूंढे तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस जो है उसको बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स, ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस होगा तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज 1 and 3। सेकेंड यहाँ पे नहीं है, क्यों? क्योंकि एरर्स होते हैं, कभी कभी एरर्स होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली करता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो द आंसर इज 1 and 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रेडिट बैलेंस इन द डेटर्स अकाउंट वुड इंडिकेट। देखो, डेटर कौन हो गया? जिसने हमारा बिजनेस का पैसा देना है, ठीक है ना। सिंपली जिस पर्सन ने बिजनेस का पैसा देना है, तो नेचुरली अगर हम बात करें तो जो डेटर का अकाउंट है इसमें कौन सा बैलेंस होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि ये हमारी एसेट है, उसने हमारा पैसा देना है, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गई? एसेट हो गई। लेकिन अगर डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स कि डेटर ने हमें पहले से ही पेमेंट करके रखी है, ओवर पेड है,
तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और अब बिजनेस ने उसका पैसा जो है वो वापस देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से समझो इस कॉन्सेप्ट को कि डेटर का अकाउंट यूजुअली डेबिट बैलेंस होता है और एसेट होता है, लेकिन अगर डेटर के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स उसने ओवर पे कर लिया है या पहले ही कुछ पे कर दिया है, तो इसीलिए वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। तो आंसर इज बी। ओके, नाउ अंडर द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि अक्रूअल कंसेप्ट की बात करेंगे तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं दे आर करेक्ट। देखो, सबसे पहले रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, तो दिस इज रॉन्ग। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एक्रूअल केसेस में व्हेन इट इज अर्नड। सपोज मैंने एसी बेचा, सपोज मेरी एसी की दुकान है, मैंने एसी बेच दिया, अब जो है मेरा रेवेन्यू क्या हो गया, अक्रू हो गया है, दैट मीन्स अर्नड हो गया। उसने बोला यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूंगा, ठीक है ना, वो कह रहा है मैं दे दूंगा, मेरा फ्रेंड है, अर्नड हो गया ना, हमने जो है कर लिया, तो अक्रूड ये चीज़ हो गई है, उसने देने तो देने ही है। ठीक है, तो यहाँ पे रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड। ठीक है, ये कैश कंसेप्ट नहीं है, एक्रूअल कंसेप्ट है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। नाउ expenses are recognized when they are incurred, not necessarily when paid. Yes, this is also correct कि expenses को भी हम तब रिकॉर्ड करते हैं कि जब वो इनकर कर जाती हैं। ठीक है, कैश आप पे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बाद में करोगे, that doesn't matter. फिर प्रीपेड expenses are shown as liabilities, ये भी गलत है। आपका कोई खर्चा, आपने सपोज आपने रेंट देना है, आपके पास इस बार प्रॉफिट ज़्यादा था, आपने अगले महीने का भी रेंट दे दिया, तो आपने क्या किया है, पहले ही अपने एक्सपेंसेस जो आप खर्चा है वो दे दिया है, तो वो हमारी एसेट होती है जब भी हम कोई पहले से चीज़ पे कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो मेरे लिए तो वो एसेट ही है ना, मेरे लिए लाइबिलिटी थोड़े ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर है दैट इज बी, 2 ओनली। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, वो है कि असर्शन दी गई है यहाँ पे कि डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऑफ कोर्स वी नो, हमने मशीन ली, घिस गई, उसमें हमने कोई कैश तो ना पे किया, मशीन की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो ये नॉन कैश एक्सपेंस है, दिस इज ट्रू। इट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डज नॉट रिजल्ट इन एनी आउटफ्लो ऑफ द कैश ड्यूरिंग द पीरियड। येस, हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं क्योंकि हमें एक्चुअल वैल्यू बतानी होती है अपने बिजनेस की। ठीक है ना, अगर मैंने 1 लाख की मशीन खरीदी थी, वो 20,000 की डेप्रिशिएट हो गई है, तो मुझे उसको 80,000 शो करना भी है। ठीक है ना, लेकिन इससे कोई भी आउटफ्लो नहीं हुआ कैश का, तो ये भी तो करेक्ट है ना। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज ए, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर इज ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज एन इनटेंजिबल रियल अकाउंट। देखो, सबसे पहले आप मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि जो रियल अकाउंट होता है उसमें सिर्फ टेंजिबल थिंग्स आती हैं, जैसे कि हमारी लैंड हो गई, मशीनरी हो गया, कैश हो गया, होता है ना। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल अकाउंट की फर्दर टाइप्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, तो जो हमारा इनटेंजिबल रियल अकाउंट है, पेटेंट्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये भी तो हमारी एसेट्स ही हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, गुडविल है ये हमारे बिजनेस के लिए, तो दीज आर द इनटेंजिबल रियल अकाउंट। प्लस हमारे जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि एसेट्स विदाउट फिजिकल सबस्टांस जो है, लाइक पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, तो ये होते हैं हमारे इनटेंजिबल रियल अकाउंट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिज्म दैट इज द प्रूडेंस प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस क्या होता है कि हम लोग जो है ना अपने लॉसेस को लेके चलते हैं, पता नहीं हमें मिलेंगे या कवर होंगे, या किसी ने हमारा कोई डेटर है जिस जो हमारा हमसे पैसे लेके चला गया है, उसको भी हम लॉस ही लगते हैं जब तक हमें मिले ना। मतलब हम प्रॉफिट्स को एज्यूम नहीं करते, हमें पता है मुझे अगले महीने 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है, बट हम इसको कवर नहीं करते। ठीक है, ये होता है कंजर्वेटिज्म कि हम लॉसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले ही, लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं करते। दिस इज इन सिंपल टर्म्स कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे सिंपली सी अगर हम कोर ऑफ कंजर्वेटिज्म की बात करें कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें फर्स्ट क्या है कि वैल्यूइंग द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और द मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। रॉन्ग, विच एवर इज लोअर। हमें हमेशा लॉसेस को एंटिसिपेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। देन क्रिएटिंग अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स ऑन द डेटर्स। येस, दिस इज करेक्ट कि जो डेटर्स हैं हम उनके लिए प्रोविजन बनाते हैं कि यार क्या पता शायद ये हमारा पैसा नहीं दे, तो दिस इज कंजर्वेटिज्म, सो दिस इज करेक्ट।
नाउ रिकॉग्नाइजिंग द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन, ये भी गलत है क्योंकि हम प्रॉफिट को एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते. इग्नोरिंग ऑल पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस, ये भी गलत है. इग्नोर ही नहीं करना, जो इवन जो फ्यूचर के लॉस है उसको हम पहले ही लिख देते हैं. फ्यूचर के प्रॉफिट को नहीं लिखेंगे बट लॉस को लिखना ही लिखना है. तो यहाँ पे इस केस में आंसर है दैट इज बी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रांजेक्शन विल चेंज द टोटल लाइबिलिटीज, कि इन ट्रांजेक्शन्स में से जो है हमारी लाइबिलिटीज जो है वो कैसे चेंज होंगी. देखो, सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हमें पता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. नाउ परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आपने मशीनरी खरीदी, ठीक है, मशीनरी डेबिट इन, मशीनरी आ गई और कैश चला गया, बैलेंस हो गया ना, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो दिस इज इनकरेक्ट. बोरोइंग अ लोन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, बोरोइंग की, कैश आ गया, लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना एक आपके लिए बैंक की तरफ से, मतलब बैंक के लिए आपकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे लाइबिलिटी चेंज हुई है, तो दिस इज करेक्ट. पेमेंट टू अ क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिट को हमने पेमेंट कर दी. देखो एसेट इसमें जो है, मतलब जो हमारा कैश है वो डिक्रीज हो गया, लेकिन जो हमारा क्रेडिटर है, लाइबिलिटी जो है वो हमारी कम हो गई, तो यहाँ पे भी जो है हमारी टोटल लाइबिलिटीज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं. तो इस केस में आंसर है दैट इज 2 and 3. अब देखो इस केस में, फर्स्ट केस में लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी और सेकेंड केस में लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है ना. चेंज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना दोनों चीज़ों में. यहाँ पे सिर्फ पूछा है लाइबिलिटी चेंज होनी चाहिए, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, इट डजेंट मैटर. तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे भी आपको घुमा सकते हैं एग्जाम में. सो द आंसर इज बी 2 and 3. ओके, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज इंक्रीज्ड बाय. देखो कैपिटल कैसे बढ़ेगी बिजनेस की, सिंपल सी बात है. अगेन अगर और इन्वेस्टमेंट करोगे और पैसा बिजनेस में डालोगे, या अगर नेट प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है. तो आंसर इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड द नेट प्रॉफिट, ठीक है. नेट प्रॉफिट से तो बढ़ जाएगी, लेकिन जब आप ड्राइंग्स करोगे, जब पैसा निकालोगे तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो दिस इज इनकरेक्ट. एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन नेट लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी, तो ये भी गलत है. ड्राइंग्स एंड नेट लॉस तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर इज सी. Okay, now the next question. Which of the following correctly distinguishes between the bookkeeping and the accounting? Okay, यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा इसमें सही है. Now, it is the analytical phase, it is the recording phase. ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज जो बुक कीपिंग है ये एक हमारी मैकेनिकल रूटीन फेज है, ठीक है ना. जनरलाइजिंग, पोस्टिंग टू लेजर्स, प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पे आंसर ए नहीं है. सिंपल सी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज सी. It is limited to the preparation of ledgers and the trial balance, and it involves the preparation and the analysis of the financial statement, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वो अकाउंटिंग में आ जाती है. और जहाँ से हमारी बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है. तो द आंसर इज सी. इट्स अ वाइडर कंसेप्ट, नो, इट्स अ वाइडर कंसेप्ट एंड इट्स अ नैरोअर कंसेप्ट. इट डील्स विद समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा, इट डील्स विद द chronological recording of the transaction. So this is also incorrect. Okay, now the next question is which are classified as the representative personal account. देखो representative personal accounts वो होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सनस को, ठीक है ना, जो रिप्रेजेंट करेंगे. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना. ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं होते, ना ही ये आर्टिफिशियल एंटिटीज होती हैं लाइक कंपनी, बट सिंपली दे एक्ट एज अ प्लेस होल्डर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, प्लेस होल्डर फॉर अ पर्सन. तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं दे रिप्रेजेंट, सबसे पहले है कि प्रीपेड इंश्योरेंस. देखो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, जिससे वी हैव अ राइट टू क्लेम द सर्विस. तो यहाँ पे दिस इज अ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करेंगे. रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज टू हुम द वेजेस आर ओड, जिनको वेजेस अभी पे करने हैं. एक्रूड कमीशन, इट रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु ओज अस कमीशन, ठीक है, जिसने हमें कमीशन प्रोवाइड करनी है. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज डी. ऑल द अबव आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, वेदर वो नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है. Okay, now the next question, matching concept. Matching concept is best described by which of the following statement. मतलब this is the exact textbook definition है यहाँ पे जो दी गई है कि जो expenses incurred in generating a particular revenue must be recognized in the same period as that revenue. देखो सिंपल सी बात है कि core of matching इसमें क्या है कि पीरियड को लिंक करना है आपको, उस टाइम फ्रेम को, ठीक है. एक्सपेंसेस जो है, सपोज खर्चा किया जो आपने,
उनको मैच करना है विद द रेवेन्यूज इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. दैट्स इट. दिस इज द सिंपल वंडर ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज. देखो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है कि ऐसी लाइबिलिटी जो अराइज होती है ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. फॉर एग्जाम्पल कोर्ट केस चल रहा था आपका कोई, ठीक है, कोर्ट केस चल रहा था, आप वो हार गए और आपको अब 10,000 पे करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को. तो इस तरीके से जो है ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में एक्रू करेगी. मतलब आपको लगता है कि कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, बट ये फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड करती है. ठीक है, तो सिंपली जो आंसर इज अ लाइबिलिटी दैट अराइजेज ओनली ऑन द हैपनिंग of a specified future event. So the answer is B. Okay, now the next question is which account will always have a credit balance. कि कौन सा अकाउंट है जिसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा. देखो परचेजेस है, जब आप कुछ खरीदते हो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो सिंपली यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस हमेशा कैपिटल अकाउंट का रहता है कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आपको पैसा देना ही देना है. ठीक है, अब नेट प्रॉफिट होगा इसमें ऐड करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी वो भी इसमें ऐड करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी वो भी इसमें ऐड करेंगे. तो हमेशा जो कैपिटल अकाउंट है इसका रहता है हमारे पास क्रेडिट बैलेंस. और ये ओनर का क्लेम है ऑन द बिजनेस की एसेट्स पे. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू बी अर्नड कब. तो it is considered to be earned when the right to receive income is established and the amount can be measured with the reasonable quantity. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अमाउंट रेवेन्यू इज रियलाइज्ड कि जब आपका अर्निंग प्रोसेस जो है वो सब्सटैंशियली कंप्लीट हो गया है, इनकम रिसीव हो गई और कलेक्टिवली जो है एश्योर्ड भी है, मतलब इट इज़ मेजरेबल ऑल्सो. ठीक है, तो इस केस में द आंसर इज सी. नाउ आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि Which of the following errors will not affect the agreement of a trial balance. हमने देखा था कि कुछ कुछ एरर्स होते हैं जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है. एरर है पर फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है. तो कौन सा जो है विच एरर जो है फॉलोइंग एरर विच एरर विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे. देखो सबसे पहला है हमारे पास अ परचेज ऑफ 5,000 वॉज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द परचेज बुक. आपने डाली नहीं, ना आपने डेबिट में एंट्री की ना आपने क्रेडिट में एंट्री की, तो ट्रायल बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इज द आंसर. Now, a sale of 4,000 was correctly recorded in the sales book but posted to the wrong customer account. मतलब देखो मैंने 4,000 की सेल डेबिट करनी थी, ठीक है, राम के अकाउंट में, बट मैंने श्याम के अकाउंट में कर दी. ठीक है, नाम चेंज कर दिया बंदे का, बट एंट्री तो सेम ही रही है ना, मैंने क्रेडिट एंट्री भी की डेबिट एंट्री भी की. तो ये भी जो है वो अग्रीमेंट जो है ट्रायल बैलेंस का उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा. फर्स्ट इज आंसर, सेकेंड इज करेक्ट. रेंट पेड 1,000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ द रेंट अकाउंट. ये भी सही है कि आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करना था, मतलब करना आपने रेंट को था, रेंट अकाउंट को करना था डेबिट, बट आपने लैंडलॉर्ड को कर दिया, बस अकाउंट गलत लिखा है. तो ये भी जो है सही है. ठीक है, तो आंसर इज 1, 2 and 3. नाउ अब कौन कौन से एरर्स हैं, जैसे कि एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, फिर रॉन्ग कास्टिंग, ठीक है, कंपनसेटिंग एरर्स हो गए, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. तो ये जितने भी एरर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस को जो है उसको अग्री कर देते हैं, मतलब बैलेंस कर देते हैं, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता ट्रायल बैलेंस पे. ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन आज का. अ बैलेंस शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड. दिस इज करेक्ट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं, बैलेंस शीट हमेशा स्पेसिफिक डेट पे बनती है. नाउ it is a statement of assets and liabilities and the financial position changes daily. The balance sheet captures that position at the particular point in time. So yes, this is correct. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. कि जो बैलेंस शीट है वो एक डे पे बनाई जाती है, उस टाइम पे यूजुअली कंसीडर करते हैं कि जो ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज कंडीशंस जो हैं दे आर उस पर्टिकुलर पीरियड की हम बात करते हैं. ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड का बनता है कि उस पीरियड में हम डिस्कस करते हैं क्या खर्चे हुए, क्या इनकम हुए, क्या लॉसेज हुए, क्या गेन्स हुए. सो दिस इज अबाउट द बैलेंस शीट. ठीक है, आज के में इसमें 20 क्वेश्चन थे, ये सारे आंसर्स जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप देख लेना. बाकी कोई भी आपको डाउट है वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो. थैंक यू. और अगर PDF चाहिए तो यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर का चैनल, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर का टेलीग्राम चैनल, मैंने कमेंट में पिन कर दूंगी इसको, तो आप वहाँ से जो है ये PDF भी ले सकते हो. ठीक है, थैंक यू.